हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस अपने उद्देश्य जो कि उसका विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का है की पूर्ति के लिए अपने 6 अंगों का प्रयोग करता है, जिनमें से 4 अंगों के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उन्हें ज़रूर देखिए। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महत्वपूर्ण अंग सचिवालय, सेक्रेटरीट के बारे में। सचिवालय के कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो बिल्कुल वैसा है जैसा कि हमारे देश में यूपीएससी होता है, यानी कि सभी राज्यों से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो कार्य किसके लिए करते हैं? यूनियन के लिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत वो यूनियन के उद्देश्य के लिए काम करते हैं। इसी तरीके से आप देखते हैं कि सचिवालय के अंतर्गत सभी देशों से कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कार्य किसके लिए कर रहे हैं? वो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। सचिवालय महासचिव और उनके स्टाफ से मिलकर के बनता है। यही स्टाफ हमने अभी अभी सभी देशों से चुन करके पूरा किया है। सबसे पहले आपको सचिवालय का कॉन्सेप्ट लीग ऑफ नेशन में व्यवस्थित रूप में देखने को मिलता है। वैसे तो आपको अंतर्राष्ट्रीय तार संगठन में लीग ऑफ नेशन के पहले भी सचिवालय देखने को मिला, लेकिन आपको व्यवस्थित रूप से एकदम अच्छी व्यवस्था में आपको लीग ऑफ नेशन में सचिवालय की व्यवस्था मिली। वहाँ से ही यूएनओ में इस कॉन्सेप्ट को लिया गया और सचिवालय की स्थापना की गई। सचिवालय को अधिकारियों के स्तर के आधार पर अगर हम बांटें तो 3 स्तर में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो महासचिव हैं और साथ में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। दूसरे स्तर पर जो स्पेशलिस्ट हैं ऐसे ऑफिसर्स। तीसरे स्तर पे टेक्निकल ऑफिसर्स और जो सेक्रेटरी हैं, अदर ऑफिसर्स जो कि इससे संबंधित कई विशेष टेक्निकल फील्ड के हैं या जो है टाइपिस्ट हैं, ये लोग जो हैं इस फील्ड में आते हैं, इस स्तर पे आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि महासचिव की नियुक्ति कैसे होती है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि महासचिव यूएनओ का प्रशासनिक प्रमुख होता है और उसे 97 में कहा गया है, आर्टिकल 97 में, कि महासचिव प्रशासनिक प्रमुख के रूप में जाना जाएगा। अब ये यूएनओ के प्रशासनिक प्रमुख की नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद की संस्तुति पे महासभा के द्वारा। यानी नियुक्ति कौन कर रहा है? महासभा। लेकिन कैसे कर रहे हैं? जब रिकमेंड कर रही है सिक्योरिटी काउंसिल कि इस व्यक्ति को आप नियुक्त कर दीजिए, तब महासभा किसी को महासचिव के रूप में नियुक्त कर रही है। जनरली ये देखने को मिलता है कि महासचिव के रूप में किसी छोटे और तटस्थ राष्ट्र के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। जो महासचिव हैं वो एक बार नियुक्त होने के बाद में अपने 5 साल तक कार्यों को करते हैं, यानी इनका कार्यकाल, टर्म ऑफ पीरियड आप 5 साल कह सकते हैं, और ये पुनः निर्वाचित होने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होते हैं। इनको पुनः निर्वाचित पूरा इनका पदभार दिया जा सकता है। तो आपको ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर एक ही व्यक्ति ने अपने 2 टर्म तक यानी 10 साल तक यूएनओ के लिए महासचिव के दायित्वों को पूरा किया। यहाँ पर आपके लिए महासचिव की पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें शुरू से लेकर के अब तक के सारे महासचिव लिखे हुए हैं। आपके लिए यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप देखिए इसमें से आपको सारे नाम अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट आपको इनका आइडिया होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, 4 नाम आपको दे देंगे और कहेंगे बताइए इसमें से कौन सा महासचिव नहीं रहा है यूएनओ का, या फिर आपको कई बार इनमें से 4 नाम देंगे और इन्हें कहेंगे सीक्वेंस वाइज लगाइए कि कौन पहले महासचिव रहा और कौन बाद में। तो इन सारे नामों को आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे जो 9th नंबर के आपको दिख रहे हैं पुर्तगालीज, ये जो हैं ये वर्तमान में महासचिव के पद के भार को संभाल रहे हैं, एंटोनियो गुटेरेस। तो बाकी के 8 जो हैं ये रह चुके हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करें कि सेक्रेटरी जनरल के फंक्शंस क्या हैं, तो इसे मैंने सुविधा के लिए 6 भागों में बांट लिया है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ये है कि क्योंकि ये प्रशासनिक प्रमुख हैं, हमने अभी भी बात किया, और ये महासभा, सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल सारी मीटिंग्स को ये अटेंड करते हैं, सबकी व्यवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यानी एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी महासचिव के पास में रहती है। दूसरी बात करते हैं तकनीकी कार्यों की, यानी टेक्निकल फंक्शंस की। टेक्निकल फंक्शन
फंक्शंस कहीं भी कोई क्लियरली नहीं बताए गए हैं, लेकिन महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा सौंपे गए तकनीकी कार्यों को भी महासचिव करते हैं। तकनीकी कामों से हमारा आशय है कि किसी समस्या पे कोई रिपोर्ट तैयार करना, रिसर्च करना, उसके ऊपर स्टडी कराना, ये सारे कार्य जो हैं महासचिव के द्वारा किए और कराए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि फंक्शंस रिलेटिंग जो संगठन की बात है आपके सचिवालय की, तो हम देखते हैं कि किसका अपॉइंटमेंट होना है, कितने समय के लिए होना है, कितने पे स्केल पे होना है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था महासचिव ही देखते हैं। साथ में ये भी आप देखिए कि सभी लोग अलग अलग देशों से चयनित होकर आ रहे हैं, तो वो अपने देश के लिए कार्य ना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करें, इस तरीके की उनके बीच की सामंजस्य बिठाना भी महासभा के जो आपके सचिवालय के महासचिव की ही जिम्मेदारी होती है। बात करें हम राजनयिक कार्यों की, राजनयिक कार्य जो हैं ये आपको लीग ऑफ नेशन के टाइम पे देखने को नहीं मिलते थे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो महासचिव होते हैं वो ज़्यादातर किसी छोटे और तटस्थ राष्ट्र के ही व्यक्ति होते हैं, तो वो राजनीतिक कार्यों से पूरी तरीके से, राजनयिक कार्य, डिप्लोमेटिक कार्यों से पूरी तरीके से दूर रहते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको लीग ऑफ नेशन में देखने के लिए मिलती है, लेकिन वर्तमान में यूएनओ में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। उसका कारण ये है क्योंकि यूएनओ में सुरक्षा परिषद जैसे जैसे करके अपने व्यक्तिगत हितों के कारण किसी भी शांति और सुरक्षा के मामले पे एक्शन लेने से, कोई प्रतिक्रिया करने से जैसे जैसे कतराने लगी, उससे दूर होने लगी, वैसे यूएनओ के अन्य अंगों के दायित्व बढ़ गए। हमने पहले भी देखा है कि महासभा ने भी अपनी शक्तियों शक्तियां भी विस्तृत हो गई, इसी तरीके से महासचिव की शक्तियां भी विस्तृत हो गई। सबसे पहले आपको यहीं पे देखने को मिलता है कि जब महासभा ने विश्व शांति के लिए प्रस्ताव 1950 में पारित किया, तो वहां पर एक कमेटी भी बनाई गई, सामूहिक कमेटी, जिसको ये चीज़ कही गई कि आप महासचिव से परामर्श करके विश्व शांति के लिए प्रयास कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि महासचिव का दायित्व बढ़ गया और इनको डिप्लोमेटिक फंक्शंस भी मिल गए हैं। तो डिप्लोमेटिक फंक्शन आपको आर्टिकल 99 में भी देखने को मिलते हैं, जो कि ये बात कहता है कि महासचिव किसी भी ऐसी स्थिति के बारे में जो कि विश्व में अशांति उत्पन्न कर रही है, सुरक्षा परिषद का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सुरक्षा परिषद अगर एक्शन लेना चाहेगी, सिर्फ उसी कंडीशन में उसका ध्यान किसी भी समस्या की तरफ आकृष्ट करने में कोई फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अंत में एक्शन तो सुरक्षा परिषद को ही लेना है। लेकिन फिर भी 99 के अंतर्गत ये डिप्लोमेटिक फंक्शन जो है आपको इनको दिया गया है महासचिव को, ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय कार्यों की बात करें तो वित्तीय जितनी भी व्यवस्था है, यानी कि बजट तैयार करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के खर्चों को मैनेज करना, किस तरीके से जितना भी अनुसमर्थन राशि निश्चित हुई है वो राज्यों से लेना, ये सारा कार्य भी जो है वित्तीय कार्य के अंतर्गत महासचिव के द्वारा, सचिवालय के द्वारा किया जाता है। तो वित्तीय कार्यों की जिम्मेदारी भी महासचिव के पास होती है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण और आखिरी फंक्शन की बात करें, प्रतिनिधात्मक कार्य या रिप्रेजेंटेटिव की तरीके से कार्य करना, तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि जितने भी वक्तव्य जारी होने हैं, अगर यूएनओ को किसी नॉन मेंबर कंट्री से कोई बातचीत करनी है, किसी अदर एसोसिएशन से कोई बात करनी है, तो वहाँ पर यूएनओ के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फेस सामने होता है वो उसके महासचिव ही होते हैं। महासचिव के ही द्वारा कोई भी स्टेटमेंट जारी किया जाता है, किसी भी तरीके की मीटिंग भी महासचिव ही अटेंड करते हैं। तो महासचिव एक ऐसा चेहरा है जिससे यूएनओ को पहचाना जाता है। अगर महासचिव के बाद हम देखें तो हम देखते हैं कि महासभा के जो अध्यक्ष हैं, आप उन्हें जानते हैं यूएनओ के मेंबर के तौर पे, और दूसरा आप किसी को जानते हैं तो महासचिव को जानते हैं। तो ये दो ही चेहरे आपको सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं यूएनओ के अंतर्गत, जिसमें भी आपको महासचिव सबसे महत्वपूर्ण रूप से मिलते हैं, क्योंकि यही रिप्रेजेंट करते हैं यूएनओ को। ये सारे फंक्शंस आप देखते हैं जो जनरल सेक्रेटरी के द्वारा निभाए जाते हैं, पूरे किए जाते हैं। सेक्रेटरीएट का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये इंटरनेशनल जो एक व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करता है, और आप ये देख रहे हैं कि लोग अपने अपने देशों के व्यक्तिगत हित में काम ना करके बल्कि विश्व के लिए यहाँ पर इस मंच पर कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ में आपका जो भी सचिवालय से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने उन्हें डिस्कस कर लिया है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर करूँ, और आप कोई सजेशन हो तो वो भी लिख सकते हैं। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और आप बाकी के लेक्चर्स ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से विषय समझ में आता है, आपको ठीक लगता है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।